हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं आदिकालीन हिंदी साहित्य का संपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि 2 पार्ट हम लोग कर चुके हैं, जिसमें 121 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरा पार्ट करेंगे, प्रश्न नंबर 121 से 180 तक। दूसरे पार्ट में 120 तक किए हैं। हमारा तीसरा पार्ट है, जिसमें प्रश्न नंबर 121 से 180 तक रहेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन उसके लिए आप लोग के पास पहुँचे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? तो लुइपा एक रहस्यवादी कवि थे और उनकी रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लुइपा। उस समय जैसे गाथा से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस भाषा में की? तो विद्यापति ने कीर्तिलता की किस भाषा में रचना की? अवहट्ट में। कीर्तिलता की भाषा क्या है? अवहट्ट में रचना की गई है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अवहट्ट। सिद्धों की साधना में शून्य पूरक तत्व क्या है? तो ज्ञान है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ज्ञान। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को बीज वपन काल देने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, गोरखनाथ। अपभ्रंश भाषा में दव्य सहाव पयास काव्य ग्रंथ रचना करने वाला कवि कौन है? अपभ्रंश भाषा में दव्य सहाव पयास काव्य रचना करने वाले कवि कौन से हैं? तो देवसेन हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, देवसेन। कोषावस्या या स्थूल भद्र की कथा किस ग्रंथ में वर्णित है? तो किस ग्रंथ में वर्णित है ये? स्थूल भद्र रास, जिन्हों सूर्य ने लिखा है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थूल भद्र रास और जिन धर्म सूर्य ने लिखा है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 9। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। यह कथन किस विद्वान का है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है ये। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में नहीं आती है? तो कौन सी रचना है? दोहा कोश। ठीक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, दोहा कोश। रासो ग्रंथ की भाषा क्या है? तो रासो ग्रंथ की भाषा डिंगल पिंगल है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, डिंगल पिंगल। नल सिंह द्वारा रचित रासो ग्रंथ कौन सा है? तो नल सिंह की रचना कौन सी है? विजयपाल रासो। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विजयपाल रासो। बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्राचार्य सिद्धांतों ने लोक भाषा को साहित्य रचना की है? लोक भाषा में साहित्य रचना की है। तो कौन है? ब्रजयान। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रजयान।
किस ग्रंथ में दोहद कामना का प्रसंग वर्णित है? किस ग्रंथ में दोहद कामना का प्रसंग वर्णित है? तो कारकंड चर्यु में। करकंड चर्यु दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। असंगत कौन सा है? इसमें असंगत कौन सा है? असंगत पूछ रहा है तो श्रावकाचार्य देवसिंह की रचना है, संगत है, सही है। दोहा को सराहपा सही है। योग सार जोयिंदु ये भी सही है। तो इसमें पंच पांडव चरित ज्योतिश्वर ठाकुर ये असंगत है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये असंगत है। दोहा या दूहा का जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा से संबंध है उसी प्रकार गाहा या गाथा का संबंध किस भाषा से है? तो किस भाषा से है ये? प्राकृत भाषा से। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राकृत भाषा। सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य में लिखा गया है? सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य में लिखा गया है? तो जैन साहित्य में लिखा गया है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जैन साहित्य। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? अपभ्रंश व्याकरण हेमचंद की रचना है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हेमचंद। सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सहजिया संप्रदाय सराहपा के प्रवर्तक थे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सराहपा। शिलांकित कृत राउरवेल की रचना कौन किया? शिलांकित राउरवेल के रचयिता कौन है? तो रोड़ा कवि है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रोड़ा कवि। राउरवेल का ऐसी रचना है, शिलांकित कृति रचना है। इसके रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यापति की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार ग्रंथ कौन सा है? तो पदावली है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, पदावली। आदिकाल में खड़ी बोली ब्रजभाषा अरबी फारसी में रचना करने वाला एकमात्र कवि कौन है? तो अमीर खुसरो हैं, जिन्होंने आदिकाल में खड़ी बोली ब्रजभाषा अरबी फारसी में रचना किए। अमीर खुसरो है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कीर्तिलता कीर्ति पताका गंगा वाक्यावली रचनाएं किस कवि की है? तो ये विद्यापति की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यापति की सभी रचनाएं हैं। सराहपा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सराहपा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दोहा कोश है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दोहा कोश। सिद्ध कवियों ने अपनी रचनाओं में सिद्धांतों के प्रतिनार्थ जिस गूढ़ व प्रतीकार्थ भाषा में को अपनाया है वह कौन सी भाषा है? तो संध्या भाषा है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, संध्या भाषा। सिद्ध व नाथ साहित्य का विषय व शैलीगत पर्याप्त प्रभाव परवर्ती किस काल के साहित्य पर लक्षित होता है? तो किस काल पर लक्षित होता है? भक्तिकालीन पे। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भक्तिकाल। ऐतिहासिक तथ्य और साहित्यिक सत्यानुसार पृथ्वीराज चौहान पर किसने आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था पृथ्वीराज पे। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मोहम्मद गोरी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 लख पातर यागे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लय जोगी खेले तब अंतर बसे भंडारा। उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ये पंक्ति किसकी है? तो गोरखनाथ की है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गोरखनाथ की पंक्ति है। ये बहुत ही फेमस पंक्ति है। चर्यापद और दोहा कोश किसकी रचना है? चर्यापद और दोहा कोश में मतलब क्या है?
तो ये सिद्धों की रचनाओं के दो प्रमुख रूप हैं। सिद्धों के रचनाओं के दो प्रमुख रूप हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो सरहपा की है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सरहपा की पंक्ति है ये। बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे घर लाऊं मधवा की मटकी। पनिया भरन को मैं जो गई थी, दौड़ झपट मोरी मटकी पकड़ी। प्रस्तुत का पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। क्राआ तरुवर पंच बिड़ाल चंचल चिए पैठो काल पंक्ति के लेखक कौन हैं? तो ये किसकी पंक्ति है? लुइपा की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लुइपा की पंक्ति है। देसिल बहना सब जन मिठा ते तैसे जपऊ अवहट्टा पंक्तियाँ किसकी है ये? तो विद्यापति की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यापति की पंक्ति है। जोय जोय पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? जोय जोय पिंडे सोई ब्रह्मांडे कौन है? गोरखनाथ। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गोरखनाथ इसके प्रवर्तक है। आज की गोरखनाथ की पंक्ति है। राजा बीसल देव किसके पुत्र थे? तो बीसल देव किसके पुत्र थे? राजा आना के। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा आना के पुत्र थे बीसल देव। निम्नलिखित पंक्तियों के आधार पर बताइए कि बीसल देव रासो का सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग कौन सा है? पंक्ति है, उस पर वह बताना है। स्त्री जन्म काई दीव महेश, अपर जन्म थारे घड़ा रे महेश। राणी न सिरजीव धटली गाई, बड़खर काली कोयली। अब इसमें बताना है कि कौन सा सबसे मार्मिक प्रसंग है, इसमें कौन से है? तो इसमें हमारा हो जाएगा, राजमती द्वारा एक पंडित के माध्यम से 12 वर्ष के वियोगोपरांत अपने पति को संदेश पहुंचाना सबसे मार्मिक दृश्य रहा है। ये चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। राजमती द्वारा एक पंडित के माध्यम से 12 वर्ष के वियोग के उपरांत अपने पति को संदेश पहुंचा रही है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यू चित्तौड़ न आवै सावड़ पहली तीज, जोवै बाटे बिरहिणी खिड़खिड़ अड़वे खीज किस ग्रंथ से संबंधित है ये पंक्ति? तो किससे संबंधित है? पृथ्वीराज खुमार रासो से। खुमार रासो से। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा ये खुमार रासो से संबंधित पंक्ति है। प्यू चित्तौड़ न आवै सावड़ पहली तीज, जोवै बाट बिरहिणी खिड़खिड़ खिड़खिड़ अड़वे खीज। तो ये खुमार रासो की पंक्ति है। किम बुझ से रजवंती राजन, यह युक्ति निम्नलिखित में से किस राजा के राजकाज की उपेक्षा के प्रणव लीलाओं में लीन होने पर कही गई है? किम बुझ से रजवंती राजन, यह युक्ति निम्नलिखित में से किस राजा के राजकाज की उपेक्षा कर प्रणव लीलाओं में लीन होने पर कही गई है? तो ये पृथ्वीराज चौहान। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान के प्रणव लीलाओं के लीन होने पर यह पंक्ति कही गई है। 1272 मजार जेठवदी नवमी बुधवार किस रासो के रचना वर्ष की ओर संकेत करता है या संबंध करता है? 1272 मझार जेठवदी नवमी बुधवार किस रासो के रचना वर्ष की ओर संकेत
करता है। तो बीसल देव रासो, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पंक्ति बीसल देव रासो की ओर संकेत करता है, यानी बीसल देव रासो की रचना पंक्ति है ये। मनड्डू कला शशिभान कला 1692 पंक्ति किस रासो ग्रंथ से संबंधित है? तो ये पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। तरवर से इग तिरिया उतरी उतनी बहुत रिझाए, बाप न उसने नाम जो पूछा आधा नाम बताए। पंक्ति किस कवि की है? तरवर की इग तिरिया उतरी उतनी बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा आधा नाम बताया। ये पंक्ति किसकी है? तो ऐसी पंक्तियां कौन लिखता था? अमीर खुसरो। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अमीर खुसरो लिखते थे। तो अमीर खुसरो की पंक्ति है ये। गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन हुई चहुदेश। पंक्तियां खुसरो ने किसके परलोक गमन पर लिखा था? तो किसके परलोक गमन पे लिखा था? निजामुद्दीन औलिया पे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया के देहांत पर अमीर खुसरो ने ये पंक्तियां लिखी थी। बज्जी घोर निशान रान चौहान चहोदिस पंक्ति संबंधित है। किससे संबंधित है ये? पृथ्वीराज रासो से। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये पृथ्वीराज रासो से संबंधित पंक्ति है। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लियो जिए सियार। काव्य पंक्तियां के रचनाकार कौन है? तो जगनिक हैं ये। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जगनिक की पंक्तियां हैं परमाल रासो से। जो जिण सावण भाषिणु सो मई कहियो सारु के रचनाकार कौन है? तो ये देवसेन की रचना है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, देवसेन। जाय मन पावन संचय रवि शशि नाही पवेश, ताहि बट चित्त विषाम करु सरेहु कहेसु। पंक्ति किसकी है ये? तो ये सरहपा की पंक्ति है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सरहपा। भल्ला हुआ जो मारिया बहड़ी म्यारा कंतु, लज्जेजु तू बहंती आउ जय भग्या घुर एंतु। अपभ्रंश की यह रचना किस कवि की है? तो ये किस कवि की रचना है? हेमचंद की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हेमचंद। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। पंक्ति किसकी रचयिता कौन है? तो ये पंक्ति किसकी है? खुसरो की है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अमीर खुसरो की। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धरियु जीनी। पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये पृथ्वीराज रासो से ली गई है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो की पंक्ति है ये। असंगत का चयन कीजिए। असंगत, इसमें कौन सा असंगत है? तो अपभ्रंश व्याकरण जो इंदु, ये असंगत है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, असंगत है। पौमचर्यु स्वयंभू सही है। पाहुड़ दोहा मुनिराम सिंह ये भी सही है। और प्राकृतिक पैंगलम लक्ष्मीधर ये भी सही है। तो पहला ऑप्शन गलत हमारा, वो सही हो जाएगा। असंगत का चयन कीजिए। असंगत बताइए इसमें कौन सा असंगत है? तो इसमें संगत कौन सा हो जाएगा? पुष्पदंती जसहरचर्यु सही है। स्वयंभू रिठड़ेव चर्यु ये भी सही है। मधुकर कवि जयचंद्र प्रकाश ये असंगत है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, असंगत का चयन कीजिए। इसमें कौन सा असंगत हो जाएगा? तो इसमें परमाल रासो जगनिक सही है। खुमार रासो दलपत भी ये भी सही है। संदेश रासक अब्दुल रहमान ये भी सही है। चौथा हमारा कुमार प्रतिबोध ठाकुर ज्योतिश्वर ठाकुर ये गलत हो जाएगी, यानी कि चौथा ऑप्शन असंगत है, जो कि ये सही है।
असंगत कौन सा है? इसमें असंगत कौन सा है? तो चर्यापद सरापा, चर्यापद सरापा ये असंगत है। पहला ऑप्शन हमारा असंगत हो जाएगा। सबरपा की पंक्ति है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार कौन हैं? किसने कहा है कि आदिकाल अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग रहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में मानने वाले आलोचक कौन हैं? तो किसने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी माना है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बीसल देव रासो का 12 मासा विरह वर्णन के मास से प्रारंभ होती है। किस मास से प्रारंभ होती है? तो कार्तिक मास से प्रारंभ होती है ये। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बीसल देव रासो का 12 मासा विरह वर्णन कार्तिक मास से प्रारंभ होता है। बीसल देव रासो की रचना नरपति नाल्ह ने कब की थी? तो संवत 1212 ईस्वी में किया था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1212 ईस्वी। चंदवरदाई कृत हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? चंदवरदाई कृत हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। लास्ट प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? तो ऑप्शन देखते हैं इसमें। किस साहित्य का किया है? सिद्ध एवं जैन साहित्य का। सिद्ध एवं जैन साहित्य का वर्णन किया है, विवेचन किया है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत सिद्ध एवं जैन साहित्य का विवेचन किया है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये था हमारा 180 क्वेश्चन का प्रैक्टिस। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम लाएंगे यानी कि अगले वीडियो में। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग पास पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।